Welcome to my channel CA Gayatri Academy, and today we are going to deal with Ind AS 110, that is consolidated financial statements, right? So this is a very important topic from the point of your examinations as well from the point of view of practical world. Okay, Ind AS 110 उसका full road map क्या हम देख लेते हैं. What are the objectives? Present group as single economic entity, ठीक है. स्कोप क्या है? पेरेंट प्लस सब्सिडरीज. कोर प्रिंसिपल क्या है? कंट्रोल लेना. कंट्रोल कैसे आता है? पावर प्लस रिटर्न्स प्लस लिंक. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इन AS 110. ओके, उसके बाद में कंट्रोल के ओनरशिप, लॉस ऑफ ओनरशिप, बहुत कुछ पार्ट्स है, बट दिस इज द रोड मैप व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हियर, राइट. आई हैव प्रोवाइडेड this maps in the whole chapter so that it goes directly into your head and it is easy for you to remember during doing the sums. Okay, objectives of Ind AS 110 consider financial statements क्यों बना है? Ind AS 110 prescribes the principles for the presentation and preparation of consolidated financial statements. ठीक है, क्या principles है प्रिपरेशन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए consolidated financial statements when an entity controls one or more entities, एक या दूसरे ज़्यादा entity को कंट्रोल करे एक entity. ठीक है, the standard establishes, क्या establish कर रहा है? when an investor controls investee, कब इन्वेस्टर इन्वेस्टी को कंट्रोल कर रहा है. हाउ कंट्रोल इज एसेस्ड, कंट्रोल कैसे हम पकड़ते हैं, कैसे कंट्रोल है. हाउ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं. द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है present the financial position, performance and cash flows as that of a single economic entity. ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे जो फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस और कैश फ्लो को एज अ सिंगल एंटिटी दिखाएगा. अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं द होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडरी, द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी. ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड फॉर डिस्क्लोजिंग द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ग्रुप एज अ होल. ठीक है, एंड द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ग्रुप. यहाँ पे स्टैंड अलोन का बात नहीं बोला गया था, ऑल आर टुगेदर. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ऑफ पोजीशन ऑफ द ग्रुप एज अ वन इकोनॉमिक एंटिटी ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर. ओके, और उसी को प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है, जहाँ पे अगर कोई भी एंटिटी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करता है, दैट विल बी टेकन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पार्ट ओनली. बट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द ग्रुप एज अ वन इकोनॉमिक एंटिटी. ठीक है, तो इन AS 110 इज टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, कैसे हम प्रेजेंट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन वन एंटिटी कंट्रोल्स द अदर वन और मोर एंटिटीज. ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव 110. सेकेंड, व्हाट इज द स्कोप ऑफ Ind AS 110? तो Ind AS 110 क्या है? उसका स्कोप अप्लाइज टू ऑल एंटिटीज दैट कंट्रोल वन और मोर एंटिटीज. ओके, एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफिक एग्जम्पशंस आर प्रोवाइडेड. कुछ एग्जम्पशंस दिया है, वो एग्जम्पशंस के छोड़ के बाकी ऑल एंटिटीज विच आर टेकिंग कंट्रोल विल कम. ठीक है, क्या क्या है? द पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ इट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. ये सब फॉलो नहीं. क्या है? एग्जम्पशन पेरेंट विच इज होली ओन्ड सब्सिडरी. ठीक है, वो होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर पेरेंट कंपनी, और a partially owned subsidiary where other owners do not object. partially owned है जहाँ पे दूसरे owners जो object नहीं करते. ठीक है, और its equity or debt instruments are not publicly traded. publicly traded नहीं है, neither in domestic market, neither foreign market, locally भी नहीं है. it is not in the process of listing issuing instruments in a public market. कोई भी instrument public में नहीं वो issue कर रहा है. ठीक है, it is a wholly subsidiary और पार्शियली तो हम फर्स्ट में देख लिए. इंक्लूड दोज नॉट अदरवाइज एंटिटी टू वोट. ओके, डेब्ट टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को भी वो मार्केट पब्लिकली ट्रेड नहीं कर रहा है. और इफ इट डिड नॉट फाइल, नॉट इन इट्स प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द फाइनेंशियल विच इज सिक्योरिटीज कमीशन और अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं दे रहा है, तो अभी हम क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं इशू कर रहा है. ओके, एंड अल्टीमेटली इंटीमेट पेरेंट प्रोड्यूसेस consolidated financial statements that are available for public इन पब्लिक फॉर इन AS को फॉलो करके कोई भी पेरेंट कंपनी उसके बारे उसको लेके इंक्लूड करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन अ पेरेंट कंपनी दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ 110. ठीक है, उस पेरेंट को यहाँ पे एक्सक्लूशन करा जाएगा.
अब उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एंटिटीज कौन है, विच आर गवर्न बाय स्पेशल मेजरमेंट रूल्स. अगेन देयर इज अंडर ऑल्सो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान्स है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान्स जो उनको भी जो जाते हैं इंड AS 19 एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दैट आर ऑल्सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ 110. की डेफिनेशंस कर लेंगे. पेरेंट एंटिटी दैट कंट्रोल्स वन और मोर एंटिटीज इज द पेरेंट कंपनी. सब्सिडरी कौन है, एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो है सब्सिडरी ग्रुप. पेरेंट एंड ऑल सब्सिडरीज, राइट. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या बोला जाता है, इक्विटी इज अ सब्सिडरी नॉट एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू पेरेंट. अब फॉर एग्जांपल ए इज होल्डिंग बी, ठीक है, तो ए का बी पे 40% होल्डिंग है, बाकी कितना होल्डिंग है 60%. अब 60% क्या है, किसी और का है, तो दैट इज नॉट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ ए, ठीक है. दैट इज सिंपल वे में समझ गए. 60% जो है वो ए होल्ड नहीं कर रहा है, तो NCI उसका वही पोर्शन है दैट इज नॉट हेल्ड बाय दैट कंपनी ओवर बी. ओके. कोर प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल. एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ एंड ओनली इफ द इन्वेस्टर सेटिस्फाइज ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल. अब हम ये आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कहाँ से आएगा, दैट इज द मेन कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस इन AS 110. अगर कंट्रोल लेना है 3 एलिमेंट्स ज़रूरी है. फर्स्ट में क्या है, लेट्स सी व्हाट इज शोन इन द मैप. डज द इन्वेस्टर हैव पावर ओवर द इन्वेस्टी, यस. Okay, second, exposure or rights to variable returns, yes. Ability to use power to affect those returns, उसके पास पावर है उस रिटर्न्स को अफेक्ट कर सके, yes to all the 3, then he gets control. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मैंडेटरी है फॉर फॉर्मिंग कंट्रोल. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल तभी आएगा if the things are present. Let me do it as in details. Definition: power plus returns and the link to हैव पावर टू इफेक्ट दिस रिटर्न्स. ओके, ये तीनों को प्रेजेंट होना है, तीनों को मैंडेटरी. अगर तीनों में से कोई भी मिसिंग है देन डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल विल नॉट बी फुलफिल्ड हियर. जैसे हम देख रहे हैं, पावर फॉर डायरेक्टिंग रेलेवेंट एक्टिविटीज, रिटर्न्स वेरिएबल रिटर्न्स पे एक्सपोज्ड है, लिंक यूज पावर टू अफेक्ट दिस रिटर्न्स. ऑल 3 आर मैंडेटरी. एब्सेंस ऑफ एनी वन, नो कंट्रोल. सो एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल हम डायरेक्टली कर रहे हैं. अभी हमने मैप से इसको इसलिए किया है कि दैट एंटर्स इनटू योर ब्रेन कंप्लीटली. ओके, इट डजंट गोज अवे फ्रॉम देयर. एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, पावर ओवर द इन्वेस्टी कैसे आता है. पावर रिफर्स टू द एग्जिस्टिंग राइट्स दैट गिव द इन्वेस्टर द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी. उसके कौन से एक्टिविटीज़ पे उसका पावर है, रेलेवेंट एक्टिविटीज. व्हाट आर द रेलेवेंट एक्टिविटीज? Relevant activities are those activities that are significantly affect the investee's returns. इन्वेस्टी का जो रिटर्न है उस पर इफेक्ट करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस को जो कर रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस जो है, एसेट एक्विजिशन और डिस्पोजल, ये तीनों जो है इन तीनों को अफेक्ट कर रहा है. तो ऑन दिस these are the relevant activities and these relevant activities are having the holder investor will have power on affecting, okay, on these activities, right. Then we will go on. Is a relevant activities, operating, financing decisions, power. अब राइट्स जो है, कौन से राइट्स, सब्सटेंसिव एंड प्रोटेक्टिव. इसको हम डिटेल्स में करेंगे. सब्सटेंसिव होगा तो पावर, प्रोटेक्टिव होगा तो नो पावर. ओके, लेट्स डू इट इन डिटेल्स. अभी एक्सपोजर टू राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स. सेकंड पॉइंट क्या था, इन फर्स्ट में था पावर, सेकंड होना चाहिए एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स. ठीक है, उसको वेरिएबल रिटर्न्स लेने का हक है बोल सकते हैं, या एक्सपोज टू द राइट्स. एंड इन्वेस्टर मस्ट बी एक्सपोज्ड or have rights to returns that is based on the performance of the investee. इन्वेस्टी के परफॉर्मेंस के साथ वो चेंज होगा. ठीक है, इट इज़ नॉट फिक्स. तो वी बोल सकते हैं सेकेंड क्राइटेरिया जो है इन्वेस्टर का, हैज़ टू मीट और हैव कंट्रोल ओवर एन इन्वेस्टी इज टू बी एक्सपोज टू द वेरिएबल रिटर्न्स. ठीक है, जो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है. एंड हैव पोटेंशियल टू वेरी एज अ रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टी. और जो इन्वेस्टी के परफॉर्मेंस ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि बोल सकते हैं डिविडेंड्स, रेसिडुअल इंटरेस्ट, सिनर्जीज, कॉस्ट सेविंग्स, एक्सपोजर टू लॉसेस. ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम डेब्ट सिक्योरिटीज़. ठीक है, फीस फॉर सर्विसिंग एंड इन्वेस्टीज़ का कोई भी एसेट्स लाइबिलिटीज उसको सर्विसिंग करना है, या रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन लिक्विडेशन. जब होगा तो वो रेसिडुअल इंटरेस्ट पे इसका राइट रहेगा. टैक्स बेनिफिट्स हो गए. ठीक है,
फ्यूचर में लिक्विडिटी होगा तो उसके एसेस, तो ऑल दीज आर द राइट्स। और एक्सपोजर किसका होगा? इन्वेस्टर का होगा। किसके शेयर्स के ऊपर? इन्वेस्टी के ऊपर। ओके, रिटर्न्स दैट आर नॉट अवेलेबल टू अदर इंटरेस्ट होल्डर्स, जो बाकी इंटरेस्ट होल्डर उनके पास नहीं होगा, ठीक है। जो क्या करता है? इनहेंस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स और द एसेट्स। इन्वेस्टर का जो एसेट है दूसरों को वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट सेविंग्स होता है, ठीक है, कॉस्ट सेविंग्स में हेल्प हो रहे हैं, ठीक है। देन सोर्सिंग स्केर्स प्रोडक्ट्स, लिमिटिंग सम ऑपरेशंस और एसेट्स। तो हम बोल सकते हैं कि इन AS 110 does not require investor to be exposed to all or even a majority of them variabilities of the investee। कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बोल सकते हैं रिटर्न्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था A एंड B, A इज होल्डिंग 40% ऑन B या 50% ऑन B, तो बाकी 50% क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तब उनके ऊपर जो इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट दिस मिस्टर A और द कंपनी A इज हैविंग एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स क्राइटेरिया। तो एक्सपोजर राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स क्लियर हो गया। तो दीज थिंग्स, डिविडेंड्स पे उसका हक है, उसके वेरिएबल रिटर्न्स में ये सब आ रहा है। रेसिडुअल इंटरेस्ट, जब वो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो रेसिडुअल इंटरेस्ट A को मिलेगा। फिर कॉस्ट सेविंग्स का उसको मिल रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल कॉस्ट सेविंग्स में, सोर्सिंग ऑफ स्केर्स प्रोडक्ट्स, ओके। प्रॉपर्टी नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टी, इसके ऊपर उसको एसेस मिल रहा है। तो दीज आर द एक्सपोजर राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स, ओके। तो वी कैन अंडरस्टैंड, फर्स्ट था पावर, सेकेंड है वेरिएबल रिटर्न्स। तो वेरिएबल डिविडेंड इंटरेस्ट, रेसिडुअल, सिनर्जीज, कॉस्ट सेविंग्स, लॉसेस पे एक्सपोजर, एवरीथिंग, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और बोथ। तो वेरिएबल रिटर्न्स पे एक्सपोजर रहेगा विच इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टी। तो हेयर द एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स आता है इन्वेस्टर का, टू हैव कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टी। अब थर्ड पार्ट क्या है? लिंक होना चाहिए, जो कि जो पावर A का है B के ऊपर, मैंने द इन्वेस्टर हैज हैविंग ऑन B शुड बी प्रूव दैट कि उसके पास लिंक है। मैंने लिंक कैसे है? द इन्वेस्टर मस्ट हैव द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। जो पावर है A का B के ऊपर, मतलब द इन्वेस्टर ऑन द इन्वेस्टी इज गिविंग हिम द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू इन्फ्लुएंस द रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो मेयर पावर रहना नहीं है, सिर्फ मेयर रिटर्न्स भी मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं, मेन है तीनों को लिंक होना। मतलब देयर शुड बी द इन्वेस्टर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द investee in the way that it has the power, it has the is exposed to the returns and it has the power to change the returns, right, influence the amount of returns. So here we can say three are important. So these three, without the three the control cannot be made possible. So definition of core control, definition we has understood, that is the main of this, base of this full Ind AS 110 control का, ठीक है। पावर रहेगा, then exposure to the variable rates and the power, ability of the power to change the returns, okay। Rights that give power, क्या क्या rights देता है power? Substantive rights, rights are substantive when, कब substantive होते हैं rights? They are currently exercisable, the holder has a partially practical ability to exercise them, there are no significant barriers to the exercise। क्या क्या चीज़ है? फर्स्ट है सब्सटेंसिव, उसी राइट्स को बोला जाएगा जब वो अभी करंटली एक्सरसाइज किया जाएगा, जो होल्डर है उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है उसको एक्सरसाइज करने का। और थर्ड है देयर इज नो बैरियर टू एक्सरसाइज दैट, ओके। एग्जांपल क्या है? वोटिंग राइट्स और पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या आएंगे? ऑप्शंस, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो देन और राइट्स कैन बी सेड टू बी सब्सटेंसिव। और प्रोटेक्टिव राइट्स किसको बोला? जो कंट्रोल नहीं देता है। प्रोटेक्टिव राइट्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर विदाउट गिविंग पावर। जो होल्डर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है बट कोई पावर नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल लेंडर रिस्ट्रिक्शन, अप्रूवल राइट्स ओवर फंडामेंटल चेंजेस। अप्रूवल होल्डर का लेना पड़ेगा, कोई भी अगर फंडामेंटल चेंज करना है इन्वेस्टी को तो उसके लिए अप्रूवल लेना है, बट इसमें प्रोटेक्टिव राइट्स दे रहा है लेकिन कोई भी कंट्रोल नहीं दे रहा है, ओके। लेंडर किसी को लेंड करने के आगे रिस्ट्रिक्शंस है, यू हैव टू हैव द अप्रूवल ऑफ द holder, okay। So substantive rights gives power and if it gives power then there is control, but protective rights does not give any power. So when it is not giving any power, it is not giving any control also, right? So this is the
प्रोटेक्टिव राइट्स एंड सब्सटेंटिव राइट्स, ठीक है। अब राइट्स सब्सटेंस प्रोटेक्टिव हो गया, करंटली एक्साइजेबल, प्रैक्टिकल एबिलिटी, गिव पावर, ओके। प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ओनली ऑफ द इन्वेस्टर, इमरजेंसी राइट्स नो कंट्रोल। अब वोटिंग राइट्स हमने जो किया, वोटिंग राइट्स क्या है, वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल, मेजोरिटी वोटिंग राइट्स, नॉर्मली होल्डिंग मोर देन 50% वोटिंग राइट्स रिजल्ट इन कंट्रोल, ठीक है। 50% से ज़्यादा अगर होल्ड कर रहे हैं कोई कंपनी दूसरी कंपनी का, नॉर्मली उसे पेरेंट कंपनी बोला जाएगा एंड इट इज़ होल्डिंग इट। अगर नहीं है, डिफैक्टो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल्स, राइट। कंट्रोल में एग्जिस्ट इवन विदाउट मेजोरिटी वोटिंग पावर व्हेन अदर शेयर होल्डर्स आर वाइडली डिस्पर्स्ड, ठीक है। अदर जो शेयर होल्डर्स है वाइडली डिस्पर्स्ड है तो ये होल्ड होगा। इन्वेस्टर हैज़ डोमिनेंट वोटिंग पैटर्न इन प्रैक्टिस, जो इन्वेस्टर है उसका डोमिनेंट वोटिंग पैटर्न है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं with 50% voting power, voting rights, more than 50% control normally, less than 50% voting de facto control आ जाएगा। de facto control कब होगा, जब dispersed shareholders, बाकी जो NCI है वो dispersed है और जो dominant voting pattern किसका है, जो holder है, right। potential voting rights, अब potential voting rights हम कब बोलेंगे, potential voting rights are considered only if they are substantive, ठीक है। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कब बोला जाएगा, जब वो सब्सटेंसिव है। सब्सटेंसिव होने के लिए हमने पहले देखे थे 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी सब्सटेंसिव, दैट इज दे कैन बी एक्साइजेबल एट प्रेजेंट, द होल्डर हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म देम एंड देयर इज नो बैरियर्स, दैट इज सब्सटेंसिव। अब उनको जो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स किसको बोले जाए, दे आर सब्सटेंसिव फर्स्ट, क्या क्या है, दे आर करंटली एक्साइजेबल एंड वेदर दे आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नॉट, वो बेनिफिशियल है कि नहीं फ्रॉम द साइड ऑफ इकोनॉमी, मैंने इकोनॉमिकल बेनिफिट भी दे रहा है कि नहीं, तो इट हैज़ टू बी एक्साइजेबल एज वेल एज इट हैज़ टू बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन है उनको हम किक आउट करेंगे, एंड राइट्स नॉट एक्साइजेबल करंटली, जो अभी एक्साइज नहीं किया जाएगा वो भी नहीं आएंगे, तो ये दोनों को आउट करेंगे, विच इज़ नॉट इकोनॉमिकल बेनिफिशियल नहीं होगा उसको नहीं लेंगे, और जो एक्साइज नहीं किया जाएगा उसको नहीं लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आर दे सब्सटेंसिव, येस, अगर सब्सटेंसिव है तो येस, कंसिडर फॉर कंट्रोल, इफ दे आर नॉट सब्सटेंसिव देन इग्नोर आउट ऑफ मनी, नॉट एक्साइजेबल, ठीक है। राइट्स दैट गिव पावर, कौन से राइट्स पावर देते हैं, एक है सब्सटेंसिव राइट्स, दूसरा है पोटेंशियल राइट्स। फर्स्ट सब्सटेंसिव राइट्स करंटली एक्साइजेबल, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्साइज, नॉट मेरली प्रोटेक्टिव, सिर्फ प्रोटेक्टिव नहीं है बट दे आर एबिलिटी टू एक्साइज एंड करंटली एक्साइजेबल। एग्जाम्पल वोटिंग राइट्स, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, ऑप्शंस कन्वर्टेबल्स, राइट, क्योंकि ऑप्शंस एंड कन्वर्टेबल्स में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एंड प्रोटेक्टिव राइट्स कौन से हैं, प्रोटेक्टिव राइट्स जो है डू नॉट गिव कंट्रोल, डिजाइन ओनली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर, लेंडर्स रेस्ट्रिक्टिंग डिविडेंड, ओके, एंड देन गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स, ये सब चीज़ हो जाता है प्रोटेक्टिव राइट्स में, जो प्रोटेक्शन देता है होल्डर को बट कोई भी पावर नहीं देता है, नो कंट्रोल। सो अब वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल, मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स 50% के अबव होगा तो हम पकड़ लेंगे इट हैज़ कंट्रोल, बट नॉट ऑलवेज। डिफैक्टो कंट्रोल भी आता है, कंट्रोल विदाउट मेजॉरिटी इफ़ other shareholders are widely dispersed and past voting patterns show dominance। past में जो voting pattern था जो holder का over in the shares of the shareholders meetings of the investee देखा जाएगा उसका dominance है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे with the help of some examples। let's do it। example 1, to explain the de facto control with less than 50% voting power, 50% voting power से अगर ज़्यादा रहेगा तो ऐसे ही कंट्रोल है, अगर नहीं है de facto कंट्रोल तो वो कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। लेट्स सी Scenario 1, company A owns 40% of the voting shares of the company, that is less than 50%, ठीक है। The remaining 60% shares are held by many small investors, बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स उसको रखे हैं, none holding more than 2 to 3% each, कोई भी 2 to 3% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं किया है, ओके। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अटेंडेंस एट पास्ट शेयर होल्डर्स मीटिंग्स, कंपनी ए ऑलवेज अटेंड्स एंड वोट्स इट्स फुल 40%, कंपनी ए ऑलवेज कोई भी शेयर होल्डर मीटिंग्स रहता है उसमें 40% उसका अटेंडेंस रहता है, ठीक है। एंड अदर शेयर होल्डर्स टुगेदर अटेंड ओनली 10 to 15%, बाकी जो शेयर होल्डर्स है 10 to 15% ही उनका अटेंडेंस रहता है, जो 2 to 3% ईच होल्डिंग की है, और जो अमाउंट करते हैं रेस्ट 60% को, ओके।
सो यूजुअली कंपनी ए कंट्रोल्स 40% आउट ऑफ 50 to 55% वोट्स. अगर सोचो 10% वोटिंग आए हैं, अटेंडेंस है, तो दैट विल अमाउंट 50. तो 50 में 40 अगर होता है या 55 वोट्स एज अ होल, तो उसमें अगर कंपनी ए का 40% वोटिंग रहता है, अटेंडेंस रहता है, तो इन दैट केस 75 to 80% ऑफ द वोट्स एक्चुअली प्रेजेंट company A is holding. So we can say company A controls 40% of the rest for 50 to 55 votes cast. So analysis ये है, even though company A owns only 40%, it has a dominant voting power in practice. Dominant voting power है. Other shareholders are widely dispersed. Others do not coordinate or vote effectively. Conclusion क्या है? Company A has de facto control over company B even with 40% holding. Therefore, company A must consolidate company B in its consolidated financial statements under Ind AS 110. So, hope this is clear. Second question example लेते हैं. A second is simple example, even more intuitive. A shareholders pattern of XYZ Limited. XYZ Limited एक investee है, ठीक है. Investor P has 48%. Investor Q has 4%. ठीक है. 48 plus 4. अब बाकी जो 200 अदर शेयर होल्डर्स जो है वो क्या करेंगे, ईच होल्डिंग 1%, नॉट लेस देन 1%, टोटलिंग 48%. बाकी जो है 48% होल्ड करें. वोटिंग बिहेवियर क्या है? इन्वेस्टर पी अटेंड्स एवरी मीटिंग, ओके. अदर रेयरली अटेंड. कंबाइंड अटेंडेंस इज 8 to 10%. 8 to 10% ही अटेंडेंस आता है. इफेक्टिव वोटिंग P has 48% आउट ऑफ 56 वोट्स कास्ट, क्योंकि 48% P इज ऑलवेज attending all the shareholders meetings and casting the votes, okay. So P has 48 out of 56 votes cast, so 86% effective voting power P का ही है. तो इसका रिजल्ट क्या है? Even with less than 50% ownership, P controls XYZ Limited due to dominant voting pattern, because वो 86% of the voting power उसके पास में है, and dispersed shareholders जो भी है होल्ड करे less than 1%, और Q है but the Q is holding only 4%. So no one being able to challenge the decisions of P. So P controls XYZ Limited. De facto control P has over XYZ Limited investee. ठीक है. One line to remember. Definition क्या है? Is to remember de facto control is going to control even without majority shareholding due to dispersed shareholders, right? Plus actual dominant voting power. Actual dominant voting power भी इसके पास है. तो this was de facto control. Okay. अभी तक हमने क्या किया? कोर प्रिंसिपल दैट इज कंट्रोल, ठीक है. अब कंट्रोल कहाँ से आता है? कंट्रोल आता है पावर, देन द एक्सपोजर, राइट्स टू द वेरिएबल रिटर्न्स, एंड देन द लिंक बिटवीन द टू, ठीक है. ये हमने किया. अब जो पावर आता है वो आता है कहाँ से? सब्सटेंसिव राइट्स एंड प्रोटेक्टिव राइट्स, ओके. सब्सटेंसिव राइट्स हमने देखा क्या? सब्सटेंसिव राइट्स आर द राइट्स विच गिव अस पावर, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव राइट्स डू नॉट गिव अस पावर. सब्सटेंसिव राइट्स में हमारे पोटेंशियल वोटिंग राइट्स भी आते हैं, राइट, एंड वोटिंग राइट्स एंड पोटेंशियल राइट्स. तो अभी वोटिंग राइट्स हमने देखे 50% मोर, उसमें डिफेक्टिव कंट्रोल हमने किया. अभी पोटेंशियल राइट्स भी हमने देखे. अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. अब जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, इसको कैसे डील करेंगे? एन एंटिटी with decision making authority must determine whether it is acting as a principal or as an agent. प्रिंसिपल कब बोला जाएगा? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसके पास है. राइट्स हेल्ड बाय अदर पार्टीज किक आउट, जो दूसरे हैं उनको नहीं लेना है. रेम्यूनरेशन, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, उसको रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स भी है. इफ द डिसीजन मेकर इज एक्सपोज टू सिग्निफिकेंट वेरिएबल रिटर्न्स, सिग्निफिकेंट वेरिएबल रिटर्न्स पे एक्सपोज है, इट इज मोर लाइकली टू बी अ प्रिंसिपल. तो वो प्रिंसिपल ही उसको माना जाएगा, राइट. लेट्स सी, इफ द डिसीजन मेकर प्रिंसिपल होगा व्हेन इट इज एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न्स, कंट्रोल्स द इन्वेस्टी, देन वी विल कंसोलिडेट. अगर एजेंट है, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहाफ में काम करें, नो कंसोलिडेशन. फैक्टर्स का अथॉरिटी है किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है. किक आउट द राइट्स ऑफ द दोज नॉट होल्डिंग, ठीक है. रेम्यूनरेशन पे एक्सपोजर किसका है? प्रिंसिपल का. वेरिएबल रिटर्न्स कौन ले सकता है? रिटर्न एक्सपोजर, दैट इज ऑल्सो प्रिंसिपल. सो द प्रिंसिपल इज द कंसोल होल्डर एंड इट विल कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द investor as well as the investor, right? So decision making facility comes into the hands of the principal, who is exposed to the variable returns and controls the investee, right? Investment entity exception. अब investment entity को क्यों exception रखा गया है? Okay, why the investment entity has been exempted from
in AS 110 investment entity obtains fund from investor, ठीक है, has a purpose of investing for returns. investors से का काम क्या है, obtains funds ले रहे हैं, फिर उस entity को पैसे को लगा रहे कहाँ पे, टू इन्वेस्टमेंट फॉर रिटर्न्स लेने के लिए. और कैसे मेजर कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट्स को, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. तो यहाँ पे वो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो जा रहा है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर इन AS 110. बट नॉर्मल पेरेंट क्या करता है, कंसोलिडेट विद इट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, its balance sheet with the subsidiary. Normal parent. Exceptions to subsidiaries providing investment related services must still be consolidated. लेकिन कुछ subsidiary होंगे जो investment related service दे रहे हैं, ठीक है, they are not investment entity as a whole but they are giving the service as a investment related service दे रहे हैं, ठीक है. तो in that case they will be consolidated, their financial statements will be consolidated. Okay, जैसे कि हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी डज नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ इट्स रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस इन AS. क्यों? बिकॉज वो मेजर करता है अपने सब्सिडरीज के सब चीज़ को एट फेयर वैल्यू, कहाँ, थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, अगर लेकिन इफ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैज़ अ सब्सिडरी दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज दैट रिलेट टू द इन्वेस्टमेंट एंटिटीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, तब वो इसके बाहर रहेगा. दैट विल बी एक्सेप्टेड, दैट विल कम अंडर परव्यू ऑफ Ind AS 110. So, a parent of an investment entity shall control all the entities that is controls, including those controlled through an investment entity subsidiary. But when the parent itself is an investment entity, consolidation is not required. Okay. तो सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट जो है मेजर एट FVTPL, मतलब क्या है, फेयर वैल्यू एट थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस, है नो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड. बट सर्विस सब्सिडरी के हिसाब से काम करता है, तो इट विल कम अंडर द कंसोलिडेटेड पोर्शन. नेक्स्ट क्या है, कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट. जो कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट है उसका क्या प्रोसीजर है, इसके हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट पोर्शन है लाइन बाय लाइन कॉम्बिनेशन. फर्स्ट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द पेरेंट एंड सब्सिडरी आर कंबाइंड आइटम वाइज. तो लाइन बाय लाइन कॉम्बिनेशन होंगे, जितने भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम एक्सपेंस है, पेरेंट के सब्सिडरी को कंबाइंड आइटम वाइज उसको कंसोलिडेशन करने हैं, ठीक है. उसके बाद में एलिमिनेट इन्वेस्टमेंट. कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है, इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट को भी एलिमिनेट करना है. इंट्रा ग्रुप मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट इंट्रा ग्रुप है, इन दोनों से उसको हमें कट ऑफ करना है. वी हैव टू एलिमिनेट दैट. देन वी विल रिकॉग्नाइज NCI एंड गुडविल. सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और गुडविल जो है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा. तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज एज पर Ind AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली हमें आइदर गुडविल या कैपिटल रिजर्व लेना है. फर्स्ट में लाइन बाय लाइन कॉम्बिनेशन करना है. एलिमिनेट इन्वेस्ट, इंट्रा ग्रुप का जो भी इन्वेस्टमेंट उसको एलिमिनेट करना है. इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर के इन्वेस्ट में, इन्वेस्टी के इन्वेस्टर में, दैट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, ठीक है. उसके बाद जो भी गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व को उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है as per Ind AS 103, that is business combinations, right. Non-controlling interest, NCI is recognized in statement of profit and financial position, statement of profit and loss, ठीक है. अब ये दोनों में हमें NCI रिकॉग्नाइज करना है. किस में? दो मेथड, आइदर फेयर वैल्यू में और प्रोपोर्शनल नेट एसेट्स. प्रोपोर्शनल नेट एसेट्स जो दिया है एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द गुडविल. चॉइस अफेक्ट्स द गुडविल. जो भी मेथड फॉलो करते हैं, फेयर वैल्यू मेथड, प्रोपोर्शनल नेट एसेट्स, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म. अब इंट्रा ग्रुप आइटम्स किन को बोला जाता है? एलिमिनेशन ऑफ द इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, उनको रिमूव करना है. बैलेंसेस एलिमिनेट, कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है उसको हटाना है. सेल्स एंड प्रॉफिट्स, अनरियलाइज प्रॉफिट, कोई भी इन्वेंट्री रह गया है उसका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये PPE मतलब प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट अगर है, उनका भी जो भी प्रॉफिट है, अनरियलाइज पोर्शन है, उसको भी हमें एलिमिनेशन करना है. एंड डिविडेंड्स को कैंसिल करना है. क्या क्या चीज़ हम रिमूव करेंगे? इंटर ग्रुप बैलेंसेस, दोनों में जो इंटर ग्रुप बैलेंस है वो उनको रिमूव करना है. इंटर ग्रुप सेल्स, अगर कोई भी इंटर ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्ट उसको भी लेस करना है. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स को हमें रियलाइज है कि इंटर ग्रुप डिविडेंड्स, इन चारों को इंटर ग्रुप आइटम्स को डिविडेंड्स को पूरे कैंसिल करना है. एवरीथिंग हैज़ टू बी कैंसल्ड, ठीक है. अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ था? कोई भी एक इन्वेंट्री या PPE में, ठीक है. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक,
रिड्यूस द इन्वेंट्री को हम रिड्यूस करेंगे, जो इंटर ग्रुप है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है इन्वेंट्री में, उसको रिड्यूस कर देना है जो भी रह गया है। एंड एडजस्ट पेरेंट शेयर एंड एनसीआई, पेरेंट का जो शेयर है उसको भी एडजस्ट करना है इन्वेंट्री के साथ में, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो शेयर है उसको भी एडजस्ट करना है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में ये पोर्शंस को हमें एडजस्ट करना है इन द केस ऑफ इन्वेंट्री। बट जब हम प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट करेंगे उसके लिए रिड्यूस द एसेट्स, ओके, जो एसेट्स है अनरियलाइज्ड उसको हम एसेट रिड्यूस करेंगे, और कोई भी डिप्रेशन हमने शो किया था उसको ऐड बैक करना है, ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स में है उसको ऐड बैक करना है, देन वी कैन कम टू द एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेंट्री के केस में होगा रिमूव प्रॉफिट फुल्ली, रिड्यूस इन्वेंट्री, जो भी इन्वेंट्री है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में उसको रिड्यूस करना है, एंड एडजस्ट एनसीआई एंड पेरेंट शेयर। और पीपीई अगर होगा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, उसमें रिमूव एक्सेस डेप्रिसिएशन कुछ भी दिखा चुके हैं उसको हटा देना है, एंड एडजस्ट द एसेट वैल्यू को एडजस्ट करना है। इंटर ग्रुप आइटम्स में बैलेंसेस एलिमिनेट करने हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इन्वेंट्री, पीपी, डिविडेंड्स कैंसिल करने हैं। अब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करने हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर लाइक ट्रांजैक्शंस, एक टाइप के जो ट्रांजैक्शंस है उसके लिए हमें सेम यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करें। इफ़ नॉट यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म नहीं है, एडजस्टमेंट्स मस्ट बी मेड बिफोर कंसोलिडेशन, पे कंसोलिडेशन करने के आगे एडजस्टमेंट्स हमें दिखा देने हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट्स, इफ़ रिपोर्टिंग डेट्स डिफर, अगर रिपोर्टिंग डेट शेयर जो सब्सिडरी है और पेरेंट का डिफरेंट है तब क्या होगा, डिफरेंस मस्ट नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, 3 महीने के ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाने हैं, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद द डेट्स, दोनों डेट में जो दोनों का गैप है 3 मंथ्स का, उसके अंदर में कोई भी डिफरेंस आया है उनको हमें शो करना है, इवन हैव टू एडजस्टमेंट्स हैव टू बी गिवन फॉर दैट, राइट। रिपोर्टिंग डेट लेस देन 3 मंथ्स अलाउड, मोर देन 3 मंथ्स नॉट अलाउड। लॉस ऑफ कंट्रोल, अब लॉस ऑफ कंट्रोल, अभी तक तो हमने जो बेस क्या रहे थे इंड AS 110, दैट इज बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टी और ऑन द सब्सिडी ऑफ द पेरेंट कंपनी, ठीक है। अब लॉस ऑफ कंट्रोल, डी रिकॉग्नाइज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डी रिकॉग्नाइज NCI, रिकॉग्नाइज कंसिडरेशन रिसीव्ड, रिकॉग्नाइज रिटेन्ड इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम पास करेंगे थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी कंट्रोल था, अभी कंट्रोल नहीं है, तब क्या करेंगे, फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, जितने भी एसेट और लायबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज किए थे उनको डिरिकॉग्नाइज करेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को डिरिकॉग्नाइज करेंगे, जिसको लिए थे अभी तक रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या चीज़ को, जो हमने कंसिडरेशन रिसीव किया था, रिटेन अर्निंग्स फेयर वैल्यू में लेंगे, ठीक है, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा प्रॉफिट और लॉस उसको पास करेंगे थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। They recognize all assets and liabilities, recognize consideration received and retain earnings at fair value, gain by loss जो भी होगा that have to be passed to the profit and loss account. Changes in ownership without loss of control, ठीक है, अभी ओनरशिप कन्वर्ट हो गया है लेकिन कंट्रोल नहीं गया, ठीक है। अब ऐसे भी चेंज हो सकते हैं जहाँ पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है बट ओनरशिप चेंज हुआ है, इन दैट केस हाउ टू डील, सच चेंजेस आर ट्रीटेड एज इक्विटी ट्रांजैक्शंस, को हम डील करेंगे एज इक्विटी ट्रांजैक्शंस, कोई गुडविल नहीं लिया जाएगा, कोई गेन और लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाएंगे। एडजस्ट इक्विटी ऑफ पेरेंट एंड NCI, जो भी पेरेंट है उसके अंदर में इक्विटी में एडजस्टमेंट किया जाएगा, साथ में जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है उनको एडजस्ट किया जाएगा, बट कोई भी गुडविल या प्रॉफिट और गेन प्रॉफिट एंड लॉस से पास नहीं होगा, ठीक है। चेंज इन कंट्रोल रिटेन्ड, कंट्रोल रह गया है, इक्विटी ट्रांजैक्शन कोई गुडविल नहीं आएगा, और कंट्रोल अगर लॉस्ट होगा तो सिंपली हम जैसे डिरिकॉग्नाइज द सब्सिडरी, उसका एसेट लायबिलिटी सबको डिरिकॉग्नाइज करेंगे, रेवेन्यू जो रिसीव किया उसको ऐड बैक करेंगे, एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंक्लूड सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन डिटरमिनिंग कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल को डिटरमिन करने के लिए क्या क्या जजमेंट्स उसको देखने हैं, इंटरेस्ट इन सब्सिडीज में कितने इंटरेस्ट पोर्शन है, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन ओनरशिप, अब ओनरशिप जो है उस पर क्या चेंज होगा तो उसी को हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट एंड एंड ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। अब जो कंसोलिडेशन की है, कंसोलिडेशन ऑफ एन इन्वेस्टी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच एन इन्वेस्टर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ एन इन्वेस्टी, जिस दिन कंट्रोल लिया था उस दिन से शुरू होगा, एंड सीज व्हेन द इन्वेस्टर लूजेस कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टी, जो जिस दिन से कंट्रोल लिया था इन्वेस्टर उस दिन से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, और जिस दिन कंट्रोल लूज कर रहा है उसी दिन से उसका कंसोलिडेशन का सीज हो जा रहा है, तो उसी दिन तक उसका एंडिंग डेट होगा। अब Ind AS 103 business combination provides guidance on when a parent obtains control over subsidiary,
व्हेन इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से हम भी जान के करके आए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं, दैट हैव टू बी इंटरेस्ट इन सब्सिडीज कितना है, चेंज ऑफ ओनरशिप क्या है, ऑल दिस डिस्क्लोजर्स हैव टू बी स्पेसिफिकली मेड इन द एज पर Ind AS 110. लास्ट में देख ले रहे व्हाट आर द वाइटल पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर दिस पर्टिकुलर Ind AS. Control means power plus returns plus link. Okay. Substantive rights give power. Protective rights never give control. Consolidate line by line. Okay. लाइन बाई लाइन सिस्टम हमें करना है. एलिमिनेट एनी इन्वेस्टमेंट एंड इंट्रा ग्रुप आइटम्स. कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या कोई भी इंट्रा ग्रुप आइटम्स है, उनको हमें एलिमिनेट करने हैं, ठीक है. इंट्रा ग्रुप मतलब इन्वेस्टी का कोई भी इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर में, तो दोनों में क्या परचेज सेल कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स एसेट लाइबिलिटीज वो सबको हमें एलिमिनेट करना है. लॉस ऑफ कंट्रोल, प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट दिखाओ. ओनरशिप चेंज विदाउट लॉस, ओनली इफेक्ट विल कम इन द इक्विटी. ओनरशिप कंट्रोल हुआ है लेकिन लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है, तब उसे इक्विटी में इफेक्ट आएगा. इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द गुडविल, राइट. So we can say Ind AS 110 ensures that consolidated financial statements reflects the economic reality of a group as a single entity. ग्रुप में सिंगल एंटिटी सबसे दिखाएगा किसका, पेरेंट विथ ऑल इट्स सब्सिडरीज, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रादर देन लीगल ओनरशिप. लीगल ओनरशिप के यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं, यहाँ पे एवरीथिंग इज ड्यू टू द control of the investor over the investee, or we can say the parent company over its subsidiary, ठीक है. तो दिस वाज द Ind AS 110. अब नेक्स्ट वीडियो में हम Ind AS 110 पे सम्स करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, एंड ऑल्सो मार्क्स पैटर्न कैसे हम डील करेंगे आंसर्स को, तो कि वी कैन गेट स्कोर मार्क्स. दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.